नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, हम जो अभी टॉपिक देख रहे थे, कवर कर रहे थे, उसका नाम है पत्र लेखन। पत्र लेखन की एक्चुअली में हमारी तीसरी क्लास है और इसके पहले हमने 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, जिसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को ये बताया था पत्र क्या होता है, पत्र की भाषा क्या होती है। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये बताया था कि भाई जो है 3 तरीके के पत्र होते हैं, है ना, और सारे तरीके के पत्र हम एक एक करके ये देखना है। फिर पत्र लिखने की रीतियाँ मैंने बताई थी, क्या क्या नियम हो सकते हैं, उस तरीके की बात की थी। निजी पत्र क्या होते हैं वो भी अपन ने बात कर ली थी। उसके बाद अपन व्यावसायिक पत्र की बात कर ली थी। अब जो कार्यालयीय पत्र हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, हम वो देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत अपन ने उसका एक पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने जो इसकी पहले वाली पार्ट नहीं देखी है, इसकी पहले वाली क्लासेस नहीं देखी है, तो आप ज़रूर से ज़रूर इन क्लासों को देख लीजिएगा। अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। हमने सबसे पहले कार्यालयीय पत्र के बारे में अपन डिस्कस करेंगे और जिसकी सारी की सारी चीज़ें मैंने, और लिखने की रीति क्या होती है, क्या नियम उसके होते हैं, एक प्रोफार्मा आप लोगों को मैंने बनवा दिया था, वो सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दी थी। अब कार्यालयीय पत्र के अंतर्गत, है ना, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्रों के अंतर्गत सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं, देखो हमने क्या देखा है कि हम इसमें आज शासनादेश पत्र से स्टार्ट करेंगे। 17 तरीके के जो मैंने आप लोगों को पत्र बताए थे कार्यालयीय पत्र के अंतर्गत, है ना, उसमें से सबसे पहला क्या है, आपका शासनादेश पत्र है, जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे इसको लिखने की क्या क्या नियम होते हैं, हम उस पर बात करेंगे, है ना, और ये क्यों लिखा जाता है, किस लिए लिखा जाता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो शासनादेश पत्र जिसके माध्यम से सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को अधीनस्थ विभागों को संप्रेषित किया जाता है। अब अगर हम शासन है, सरकार है, सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं उनको अधीनस्थ विभागों तक पहुंचाना है, कि हमने ये निर्णय लिए हैं उनको अधीनस्थ विभागों तक पहुंचाना है। यही तो इसमें लिखा हुआ है। देखो, शासनादेश पत्र जिसके माध्यम से सरकार द्वारा लिए गए जो भी निर्णय हैं उनको अधीनस्थ विभागों तक, भाई अधीनस्थ मतलब कि इनके अंतर्गत आने वाले कौन कौन से विभाग हैं, जो नीचे स्तर के विभाग हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, उनको क्या किया जाएगा, उनको संप्रेषित किया जाएगा, उनको भेजा जाएगा, और उसके माध्यम से ये चीजें बताई जाएंगी कि हमने ये निर्णय लिए हैं और आपको पत्र के माध्यम से सूचित किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, प्रायः सरकार के सचिव द्वारा ये पत्र लिखा जाते हैं। जो भी सरकार का सचिव होगा, है ना, उसके द्वारा ये पत्र सभी विभागों द्वारा भेजे जाएंगे और उसको सूचित किया जाएगा, है ना। नेक्स्ट की अगर अपन बात करते हैं, यह पत्र सामान्यतः यह लिखकर प्रारंभ किए जाते हैं। सामान्यतः यह लिखकर प्रारंभ किए जाते हैं, क्या लिखकर जो है ये किए जाते हैं, प्रारंभ किए जाते हैं। देखो, जो पत्र लिखे जाते हैं उसका प्रारंभ इन शब्दों से होता है, मुझे आपको यह लिखने में खुशी हो रही है, यह बताने में खुशी हो रही है, यहाँ सूचित करने, मुझे आपको सूचित करने का आदेश मिला है, ये हम कह सकते हैं। अगर अपन बात करें अनुरोध करने का आदेश प्राप्त हुआ है, किसको, सचिव को हुआ है, सचिव लिखेगा तो सचिव को प्राप्त होगा। तो यह आपके इन शब्दों से पत्र का क्या कर सकता है, पत्र का प्रारंभ कर सकता है। नेक्स्ट की अगर अपन बात करें, सामान्यतः यह पत्रों का उल्लेख नीतिगत निर्णय और वित्तीय स्वीकृतियों। अब ये जो पत्र लिखे जाते हैं, क्यों लिखे जाते हैं, शासन का क्या इसमें इंटरफेयर रहता है, क्या सूचित करने की कोशिश करते हैं इन माध्यमों से, तो नीतिगत जो निर्णय लिए गए होंगे सरकार द्वारा, वित्तीय स्वीकृतियों के मामले हो सकते हैं, या वेतन भत्ते सेवा नियम से संबंधित कोई सूचना आपको विभाग को देना हो, इस संबंध में सरकारों के निर्णयों की सूचना के लिए ये पत्रों का क्या किया जाता है, विनिमय किया जाता है। आप लोगों को यह बात तो समझ में आई गई होगी कि शासनादेश पत्र क्या होता है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि शासनादेश पत्र क्यों लिखे जाते हैं, तो सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को सूचित करने के लिए अधीनस्थ विभागों को ये पत्र लिखे जाते हैं। और किसके लिए, किसके द्वारा लिखे जाते हैं, सरकार के सचिव के द्वारा ये पत्र लिखे जाते हैं, है ना। आगे की अगर अपन बात करते हैं, इसके लिखने की नीति क्या होती है, इसके लिखने की रीति क्या होती है, हम ये देखेंगे। सामान्यतः जो हमने अभी तक पत्र देखे हैं उससे इसकी थोड़ी सी रीति अलग अलग है। हम हर एक पत्र देखेंगे, जो 17 के ऊपर हम डिस्कस करना है, हर एक पत्र की कुछ अलग अलग रीति हो सकती है। जैसे कि अगर अपन बात करें, सामान्यतः तो जो पत्र रहता है उसी माध्यम से लिखे जाते हैं, लेकिन क्या है, जो मैंने आपको प्रोफार्मा बनवाया था उसी के माध्यम से लिखे जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें अलग अलग भी हो सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे ऊपर पत्र संख्या आती है, सबसे ऊपर अगर अपन बात करें, अगर अपन ये फॉर्मेट की अगर अपन बात करें तो सबसे ऊपर क्या आएगी, आपकी पत्र संख्या आएगी, सबसे ऊपर पत्र संख्या आएगी।
सरकार का, मंत्रालय का या विभाग का उल्लेख होगा। इसमें सरकार का, मंत्रालय का या विभाग का उल्लेख होगा इसके अंतर्गत, है ना। स्थान दिनांक होता है जिन्हें दाईं ओर भी लिखा जाता है। तो दिनांक कहाँ लिखी जाती है? आपकी दाईं तरफ लिखी जाएगी। ये आपका बायां तरफ होता है, दाईं तरफ दिनांक लिखी जाएगी। बाईं ओर भेजने वाले का नाम पता लिखते हैं। तो बाईं ओर क्या होगा? यहाँ पर आपका जिसको भी आपको भेजना है उसका नाम पता लिखेंगे। इसमें प्राप्तकर्ता का नाम पता का और संबोधन नहीं होता है। भाई इसके पहले हमने जो कार्यालय पत्र देखे थे उसके अंतर्गत हमने क्या देखा था कि भाई भेजने वाले का, प्रेषित का और प्रेषिती का, दोनों का नाम पता, पद का हम क्या करते थे? उल्लेख करते थे। लेकिन शासनादेश, जो आदेश शासनादेश पत्र है, उसमें जो पत्र प्राप्त करेगा, प्राप्त करने वाला, इसका नाम पता नहीं होगा और उसे संबोधन जैसे सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके अंतर्गत संबंधित विभाग की प्रतिलिपि भेज दी जाएगी। जिसको भी ये भेजा जा रहा है उसमें संबंधित विभाग जो होंगे उनको भी इसकी प्रतिलिपि भेजी जाएगी। अंत में हस्ताक्षर और पद का उल्लेख रहता है। तो अंत में हस्ताक्षर करते हैं और पद का उल्लेख भी इसमें रहता है। देखो हमने एक प्रोफार्मा एक ड्रॉ करके यहाँ पर मैंने रखा हुआ है और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके पहले हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि उसकी लिखने की रीति क्या है, वो यहाँ पर हम एज इट इज देखेंगे प्रोफार्मा के अंतर्गत। सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये बताया था कि सबसे ऊपर क्या आता है? पत्र संख्या आती है। फिर जिसको लिए भी पत्र के लिखा जा रहा है, जैसे मध्य प्रदेश सरकार इंदौर है, शिक्षा मंत्रालय भाषा विभाग के माध्यम से ये पत्र जो है आपका लिखा जा रहा है। वहीं अगर अपन बात करें तो देखो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं प्रेषक का नाम आता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं उसके नीचे दिनांक आती है। दिनांक ये हो जाती है आपकी, ये दिनांक हमने यहाँ पर लिख दी है। फिर बाईं तरफ मैंने आप लोगों को ये बताया था कि प्रेषक का क्या आता है? आपका नाम आता है, उसका पद आता है और विभाग का नाम आता है। ये सारी चीजें आती हैं आपकी, तो हमने वो लिख दिए। बीच में हमने क्या लिख दिया है भाई? इसका मूल भाग, पत्र का मूल भाग यहाँ पर आ जाएगा जिसमें जो जो बातें का उल्लेख करना रहेगा। हस्ताक्षर आ जाते हैं। हस्ताक्षर और सचिव के हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे, है ना, क्योंकि सचिव के माध्यम से पत्र यहाँ पर लिखा जा रहा है। वहीं अगर अपन बात करते हैं फिर इसकी जो प्रतिलिपि संबंधित विभागों को भेजी जाती है, ये हमने उसमें देखा था। तो यहाँ पर देखो प्रतिलिपि किस किस को भेजी जा सकती है भाई? सचिव को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, सरकार के अधीनस्थ कार्यालय को भी ये क्या भेजी जा सकती है? प्रतिलिपि भेजी जा सकती है। देखो नेक्स्ट जो हमारा पत्र है वो है आपका कौन सा पत्र है भाई? कार्यालय आदेश पत्र। इसमें देखो क्या होता है कि भाई इस पत्र के माध्यम से किसी भी देखो मंत्रालय, कार्यालय या विभाग के जो भी कर्मचारी हैं, देखो कर्मचारी की नियुक्ति और स्थायीकरण। देखो अपन नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति हो या फिर स्थायित्व प्रदान करने की बात हो, स्थायीकरण की बात हो, स्थानांतरण, ट्रांसफर, पदोन्नति की बात हो या अवकाश की बात हो, स्वीकृति के विषय में आंतरिक प्रशासनिक जो आदेश दिए जाते हैं वो किसके माध्यम से दिए जाते हैं? कार्यालय आदेश पत्र के माध्यम से दिए जाते हैं। मतलब कि इसके द्वारा क्या होता है? मंत्रालय विभागों को जो है कर्मचारियों को अगर देखो नियुक्ति देना है या स्थायीकरण करना है उनका, या पदोन्नति करना है, अवकाश प्रदान करना है, तो इन सभी से संबंधित जो भी पत्र लिखा जाता है वो किस में लिखा जाता है भाई? कार्यालय आदेश पत्र के माध्यम से लिखा जाता है। देखो इसकी जो रीति होती है लिखने की, इसके जो नियम कानून होते हैं लिखने के, है ना, जैसे कि हम ध्यान रखने योग्य बातें की, जैसे कि हम हर पत्र के अंतर्गत डिस्कस करते हैं, तो पिछले पत्रों के जैसे ही इसके अंतर्गत सारे रूल रेगुलेशन है। कुछ एक जो नियम में परिवर्तन हुए हैं वो अपन डिस्कस कर लेंगे। देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि भाई इसके पहले जो अपन ने पत्र पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि भाई एक तो जो है आपका प्रेषक का नाम, पद और पता नहीं आएगा। इसमें ये चीज़ आपको प्रेषक का नाम पता यहाँ पर देना पड़ेगा और प्रेषिती का नाम पता भी आप लोगों को देना पड़ेगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस अपन ने देखा है। लेकिन इसके पहले वाले की अगर अपन शासनादेश वाले की अगर अपन बात करें तो उसमें ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी। बाकी सब एज इट इज ही रहेगा। इसमें देखो सबसे पहले पत्र संख्या आती है, फिर जो है उसका जो है कार्यालय का या मंत्रालय का नाम लिखा आता है, पता लिखा आता है, तो अपन ने लिख लिए। दिनांक की अगर अपन बात करें तो दिनांक फिर अपन को यहाँ पर देनी पड़ेगी आप लोगों को जो है राइट साइड में। और फिर अपन बाईं तरफ की अगर अपन बात करते हैं तो वहाँ पर भी क्या था कि बाईं तरफ ही जो आपका प्रेषक का या प्रेषिती का नाम, पता और जो है आदि चीज़ें हमने यहाँ पर वहाँ पर भी दी थी। तो यहाँ पर भी हम देखो ना, प्रेषक का नाम पता, जो बाईं तरफ प्रेषक का नाम पता लिखा जाएगा, प्रेषिती का नाम, पता और पद लिखा जाएगा, मतलब कि पाने वाले का, है ना, जो है नाम, पता और पद भी यहाँ पर लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो देखो क्या लिखा हुआ है? भाषा विभाग के महानुभावों की दिनांक 12/12/2022 से, है ना, 20 से लगाकर 25,000 की वेतन श्रृंखला के अनुभाग अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया जाता है। मतलब ये जो पत्र लिखा गया है अधिकारियों के को पदोन्नति के लिए लिखा गया है ना, किसके लिए लिखा गया है? अधिकारियों के पदोन्नति के लिए पत्र लिखा गया है। और ऐसे पत्र क्यों लिखा जाता है ये हमने डिस्कस कर लिया है
या तो स्थानांतरण के लिखे लिए जाएंगे, या फिर नियुक्ति के लिए लिखे जाएंगे, या फिर जो है आपका पदोन्नति के लिखे जाएंगे। तो ऐसे सारे पत्र जो है कार्यालय आदेश पत्र के आधार जो है के अंतर्गत आते हैं। और ये जो पत्र हम लिख रहे हैं यह भाषा विभाग के रूप में कार्यरत अधिकारियों के पदोन्नति के रूप में लिख रहे हैं कि भाई उनकी जो पदोन्नति होगी वह 20,000 से लेकर 25,000 की वेतनमान के आधार पर जो है क्या की जाएगी, उनकी पदोन्नति की जाएगी। अब देखो यहाँ पर देखो मैंने आप लोगों को बताई थी कि सबसे नीचे हमें क्या लिखना है, सबसे नीचे हमें ये लिखना है कि ये प्रतिलिपि किस किस के पास में जाएगी। तो ये प्रतिलिपि एक तो उसके पास में जाएगी जिसका जो है पदोन्नति में जो है पदोन्नति के आधार पर उसका जो है क्या पदोन्नति के आधार पर उसको प्रमोट किया गया है, उसके माध्यम उसके लिए लिखी जाएगी। एक तो देखो यहाँ पर अपन बात करें किसको जाएगी, देखो रामकिशन पुत्र हरिकिशन का पदोन्नति हुई है, यहाँ पर प्रमोशन हुआ है। राम सिंह मीणा पुत्र राकेश मीणा का यहाँ पर प्रमोशन हुआ। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों को इस पत्र की प्रतिलिपि जाएगी। और प्रतिलिपि और किसको जा सकती है भाई, मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई प्रतिलिपि जो है संबंधित कार्यालय के विभागों को जो है अधिकारियों के पास में भी जाती है। तो जिसको ये प्रतिलिपि भेजी जाएगी उनके नाम यहाँ पर क्या किए जाएंगे, दिखाई दिए जाएंगे। अब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि भाई आपके जो है दाएं तरफ जो है सचिव के हस्ताक्षर भी करने होंगे। देखो हस्ताक्षर यहाँ पर मैंने लिखा है, तो यहाँ पर हस्ताक्षर किसके आएंगे, जो है भारत सरकार के सचिव के हस्ताक्षर आएंगे, क्योंकि ये सभी पत्र किसके द्वारा प्रेषित किए जाते हैं, उसी सचिव के द्वारा प्रेषित किए जाते हैं। नेक्स्ट वाले अपन परिपत्र की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट वाला हमारा जो पत्र है वो क्या है, आपका परिपत्र के नाम से है। और देखो ये जो पत्र लिखा जाता है वो क्यों लिखा जाता है उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। देखो इस पत्र के माध्यम से सूचना निर्देश या अनुदेश, सूचना निर्देश या अनुदेश है ना, एक ही साथ अनेक मंत्रालय और कार्यालय विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तक भेजे जाते हैं। कहने का मेरा मतलब है कि भाई इसके माध्यम से क्या किया जाता है भाई, कि एक ही सूचना, मतलब कि एक सूचना को हम किसको भेज सकते हैं कि भाई एक साथ किसी भी मंत्रालय को, अनेक मंत्रालय को भेजना हो, विभागों को भेजना हो, और एक साथ भेजना हो किसी अधिकारी या जो है कर्मचारियों को भेजने के लिए इस परिपत्र का यूज किया जाता है। अब याद रखना, एक ही सूचना को अनेक विभागों या अधीनस्थ कर्मचारियों या आपके जो है अधिकारियों को भेजने के लिए हमेशा परिपत्र का यूज किया जाएगा। अब इसमें ध्यान रखने योग्य बातें क्या है, इसका प्रोफार्मा की भी हम बात करेंगे। और इसमें ध्यान रखने योग्य बात क्या है, देखो ऊपर की तरफ बाईं ओर प्रेषक का नाम लिखा जाता है। अब प्रेषक मतलब कि भेजने वाला, प्रेषक का नाम ऊपर की तरफ प्रेषक का नाम लिखा जाएगा, सॉरी प्रेषक का नाम पता नहीं दिया जाता। आइए आप लोगों को बात समझ में। अब इसके पहले हम क्या कर रहे थे कि ऊपर आपका नाम पता वगैरह ये सब आ रहा था, लेकिन इसमें क्या है, आपका प्रेषक का नाम पता पद नहीं दिया जाता है, ऊपर बाईं तरफ नहीं दिया जाता, जो हर बार अपन देते हैं इधर की साइड है ना। जिसको यह पत्र भेजा जाता है उनका नाम पता अंत में बाईं ओर दिया जाता है। अब जिसको भी हम पत्र भेज रहे हैं, जो भी प्रेषिती है, पाने वाला है, उसका नाम पता पद और हमेशा नीचे की तरफ बाईं ओर लिखा जाता है। आप लोगों को बात आ रही होगी समझ में। अभी तक अपन ने बहुत सारे पत्र कर लिए हैं, और अभी इसके माध्यम से जो अपन चीजें सीख रहे हैं वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। पत्र के अंत में बहुदीय आपका विश्वास पात्र जैसे स्वनिर्देश निर्देशों का प्रयोग नहीं किया जाता। और इसके पहले जो अपन ने पत्र देखे थे, किसी में हमने बहुदीय आपका विश्वास पात्र ऐसे जो है शब्दों का हमने संबोधन इसमें देखने को मिलता था। लेकिन इस परिपत्र में क्या है कि पत्र के अंत में बहुदीय आपका विश्वास पत्र ऐसे कोई भी स्वनिर्देश इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेगा, देखो परिपत्र है, अब किसी कार्यालय मंत्रालय या अधिकारियों को भेजा जाएगा तो भाई उसके अंतर्गत स्वाभाविक सी बात है इन जैसे जो है आपके शब्दों का प्रयोग उचित होगा ही नहीं, है ना। कभी कभी प्रेषक का नाम पता और पद सेवा में लिखकर प्रेषिती का पद एवं पता संबोधन किया जाता है। कभी कभी ये भी होता है कि प्रेषक का नाम पता और पद लिखा जाता है, और साथ में प्रेषिती का पद एवं पता संबोधन ये भी लिखे जाते हैं। ये कभी कभी जनरली आपको देखने को मिलेंगे, है ना। कुछ परिपत्रों में पत्र का विषय भी लिखा जाता है, कुछ परिपत्रों में पत्र का विषय भी लिखा जाता है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें आपके टर्म्स एवं कंडीशन के आधार पर डिपेंड करती हैं कि कौन से पत्र में ये चीजें आएंगी और कौन से पत्र के अंतर्गत ये चीजें हमें प्रेषित जो है नहीं करना है। ये सारी चीजें हम पत्र के माध्यम से देख रहे हैं। देखो इसका अपन ने परिपत्र का अपन एक प्रोफार्मा तैयार कर लिया है। अब इसके अपन बात करते हैं। इसमें देखो, इसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि भाई इसके ऊपर सबसे पहले तो पत्र संख्या आएगी, और प्रेषक और प्रेषिती का नाम नहीं आता है, कभी कभी आता है, वो कंडीशन टर्म्स और कंडीशन के हिसाब से आता है। तो इसमें अपन ने जो पत्र लिखा हुआ है वह मध्य प्रदेश समाज कल्याण विभाग इंदौर को लिखा गया है,
और ये जो पत्र है ये बहुत सारे कार्यालय और विभागों को भेजा जाएगा, है ना। अब देखो किस तरीके से मैंने आप लोगों को चीजें सिखाई थी वो देखना। दिनांक की अगर अपन बात करें तो दिनांक हमेशा इस तरफ आएगी, आप लोगों को पता ही है, बहुत सारे पत्र अपन ने देख लिए। अब देखना, और इसके अंतर्गत, इस पत्र के अंतर्गत जो भी याद रखने वाली बातें थी वो हमने पहले ही देख ली है कि भाई प्रेषिती का और प्रेषक का नाम पद पता नहीं आता है तो वो हम यहाँ लिखते, तो वो हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह जानना चाहा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह जानना चाहा, देखो समाज कल्याण विभाग की तरफ से है ये, और मध्य प्रदेश इंदौर, है ना। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह जानना चाहा कि विद्यालय महाविद्यालय के जो है आपके महाविद्यालय हो, विद्यालय हो और विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की कितनी लड़कियों को इस वर्ष प्रवेश दिया गया है। आज प्रदेश की शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की कितनी छात्राएं पढ़ रही हैं, ये हमें जानकारी देना है। उसके बाद विगत वर्षों में इनकी प्रवेश में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये हमें देखना है। उपयुक्त मामले में शासन को 15 दिन के भीतर आंकड़े भिजवाएं, तो ये किस किस को जाएगा। हमने क्या देखा है पत्र के अंतर्गत, एक तो आपका ये देखा है, देखो विद्यालयों को ये पत्र जाएगा आपका, तो एक तो विद्यालयों को ये पत्र जाएगा, महाविद्यालयों को पत्र जाएगा, विश्वविद्यालयों को पत्र जाएगा, है ना। क्या लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री ने यह जानना चाहे कि विद्यालय महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कितनी लड़कियों को इस वर्ष प्रवेश दिया गया है, और आज प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कितनी छात्राएं पढ़ रही हैं, इस चीज से हमें अवगत कराना है। और इनमें क्या कितनी वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में, उपयुक्त मामले की जानकारी शासन को 15 दिन के भीतर हमें देनी है। अब देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था हस्ताक्षर आते हैं, जो भी सचिव होगा, क्योंकि सचिव भेजता है, समाज कल्याण विभाग जो है कार्यालय का नाम यहाँ पर आएगा, है ना, पता यहाँ पर आएगा। उसके बाद ये जो आपकी प्रतिलिपि है एक साथ सभी लोगों को भेजी जाएंगी, ये आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था, अनेक विभागों कार्यालयों को भेजी जाती है। एक तो स्कूल शिक्षा विभाग को भेजी जाएगी, संबंधित कॉलेजों को भेजी जाएगी, समस्त जिला अधिकारियों को यह प्रतिलिपि भेजी जाएगी, समस्त विद्यालय के प्राचार्यों को यह प्रतिलिपि भेजी जाएगी। ये सारी की सारी प्रतिलिपियां किसको भेजी जाएंगी, इनको भेजी जाएंगी एक साथ, है ना। तो ये क्या था, अपना एक परिपत्र था जिसके बारे में अपन ने बात की है। देखो नेक्स्ट पत्र की अपन बात करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पत्र है जिसे अनुस्मारक पत्र भी कहा जाता है। ये क्यों लिखा जाता है, देखो जब हम एक पत्र लिखते हैं और जब कोई पत्र का जवाब नहीं आता है तो उसको उस संदर्भ में, देखो यहीं पर क्या लिखा हुआ है, भेजे गए पत्र का उत्तर बहुत दिनों तक जब नहीं आता है, उस पत्र की याद दिलाते हुए जो पत्र लिखा जाता है या भेजा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आपका अनुस्मरण पत्र या आपका स्मरण पत्र कहते हैं। ये पिछली एग्जाम में एमपीएसआई 2017 के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, है ना। क्या पूछा गया था, 2017 के अंतर्गत ये पूछा गया था कि अनुस्मारक पत्र क्यों लिखा जाता है। तो अनुस्मारक जो पत्र है आपका, जब बहुत दिनों तक जो पत्र का उत्तर नहीं आता है तो उस पत्र की याद दिलाते हुए जो पत्र लिखा जाता है उसे अनुस्मरण या अनुस्मारक या स्मरण पत्र कहा जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनुस्मरण या स्मरण पत्र जो है लिखने के बावजूद भी अगर नहीं आता है तो इसको कई बार जो है लिखा जाता है एवं भेजा जाता है, जिसे अनुस्मरण या स्मरण पत्र हम कहते हैं। तो ये हमने बहुत सारे पत्र अभी देखे हैं इस क्लास के अंतर्गत, और भी कई सारे पत्र हैं जो अपन नेक्स्ट क्लास में जो है देखेंगे। इसलिए ऐसे ही सारे पत्र आप लोगों को कंप्लीट में करवा दूंगा, और संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप बने रहिए और इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक मेरी बात ध्यानपूर्वक सुन लेना, अगर जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, अगर उसे हिंदी के अंतर्गत किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है या डाउट होते हैं, तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर बना रखी है संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर की हिंदी की प्लेलिस्ट में आप जाकर किसी भी टॉपिक पर क्लासेस ले सकते हो, वो भी निःशुल्क, है ना। आपके लिए प्लेलिस्ट पूरी बना दी गई है। रस, छंद हो, अलंकार हो, संधि हो, समास हो, वाक्य शुद्धिकरण हो, ये सारे के सारे टॉपिक जितने भी हिंदी के अंतर्गत आते हैं मैंने आप लोगों को पहले ही कंप्लीट करवा दिए हैं। इसलिए आपकी अब जिम्मेदारी ये बनती है कि आप इन वीडियोस को, क्लासेस को ज़रूर से ज़रूर देखें और अपनी जो भी प्रॉब्लम और डाउट है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।